Requesting Ansuman sir to lead the floor. आज बड़ा ही उत्साहित हूँ मैं कि दुर्गा राम जैसे किसी व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ। जब उनकी पूरी जो जर्नी है वो मैंने जब जानी उनसे, तो मुझे सिर्फ एक ही बात कहने की इच्छा हुई। ऐसा लग रहा है कि सर लड़कियों को दुर्गा और लड़कों को राम बनाने की जद्दोजहद में है। तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे, आपके बचपन से। आपके बचपन के बारे में बताइए, आपका बर्थ प्लेस क्या था, कैसा फैमिली बैकग्राउंड था, कहाँ से आप आए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, एक जीआईएस टॉक के लिए इनवाइट किया। पूरे जीआईएस परिवार को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। मैं बेसिकली राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ डेगनाथ तहसील है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और प्रजेंट में उदयपुर ज़िले में पोस्टिंग है मेरी, मैं वहाँ टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। अब अभी टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचर है? जी सर। तो सर आप मिस के अगर मैं पूछूं कि दुर्गा राम सर काम जो कर रहे हैं अदर देन टीचिंग, वो क्या है सर? अगर शॉर्ट में आप समझाना चाहें तो वो क्या काम है? मेरी तो एजुकेशन या शिक्षक के रूप में जो ड्यूटी है, उसके अलावा मेरे पास जो भी समय बचता है उसमें मैं ऐसे अभावग्रस्त निराश्रित बच्चों के लिए, या जो बच्चे बिल्कुल ट्राइबल क्षेत्र में हो, एजुकेशन से काफ़ी दूर हो, उनके लिए मैं काम करता हूँ। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। सही। आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, ये सर? जी सर। ये सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है? यहाँ पे तो ये बात ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी, मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे जानते भी नहीं होंगे, तो थोड़ा सा बताइए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है सर? देखो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर दोनों एक जैसे वर्ड है। चाइल्ड लेबर क्या होता है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री, कंपनी या ऐसी जगह ऐसा फिजिकल वर्क कराना जिसके करने के लिए या जिसको करने के लिए बच्चा समर्थ नहीं हो, उसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं, या हिंदी में बाल मजदूरी बोलते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है कि छोटे बच्चों को तस्करी करना या उनको उठा के ले जाना, उन बच्चों से बाद में या तो भीख मंगवाना या जबरदस्ती कहीं बंधुआ मजदूर बना के उनसे जबरदस्ती श्रम करवाना, या फिर उनको कहीं विकलांग बना के उनसे सिटी वगैरह में मेन चौराहे पे भीख मंगवाना, या जो गर्ल्स होती है उनको गलत धंधों में, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्टिविटी में शामिल कर देना, या जैसे कुछ बच्चों के ऑर्गन्स निकाल कर उन ऑर्गन्स को बेच देना, या जबरदस्ती शादी करवा देना, ये सब बाल तस्करी में आता है। अच्छा, ये आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास ये हो रहा है, ऐसा आपने देखा है या हर एक जगह पे होता है? ये सब जो काफी ट्राइबल जगह होती है या दूर दराज के गांव है, जहाँ कुछ सुख सुविधाओं की कमी होती है या जनता वहाँ की जागरूक नहीं होती है, या राजस्थान में मान लीजिए, या गुजरात में जो बॉर्डर का इलाका है जहाँ दूसरे स्टेट से सीमाएं लगती है, वहाँ ये बाल मजदूरी, बाल तस्करी का काम ज़्यादा होता है। जैसे अभी मेरी वर्तमान में पोस्टिंग राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ मेरा 3 महीने पहले पोस्टिंग हुआ। उससे पहले मैं दक्षिण राजस्थान में उदयपुर जिले में एक फलासिया ब्लॉक है, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। पिछले 15 वर्ष से मैं वहीं पदस्थापित था और 15 वर्षों से मैं यही काम कर रहा हूँ एजुकेशन के अलावा। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती क्यों है दरअसल में? इसके पीछे का आपको अभी तक जो समझ में आया वो कोर रीजन क्या है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कई कारण हैं। पहला तो होता है गरीबी। कई बार क्या होता है कि उन लोगों की कई परिवार मैंने ऐसे देखे जिनके पास अगर एक टाइम का खाना खा लिया, दूसरे टाइम का भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, वो बड़ी समस्या होती है। दूसरा है जागरूकता। उन लोगों में अवेयरनेस नहीं होती शिक्षा के प्रति। उन लोगों का पहला जो प्राथमिक मोटो है वो है कैसे करके अपना पेट भरना, गुजारा करना। एजुकेशन वहाँ सेकेंडरी चीज है। जब पहला आपका मोटो ही पेट भरना है या अपने परिवार की सुरक्षा करना है, तो सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी हो गया, तो उन लोगों में अवेयरनेस आना मुश्किल है। तीसरा वहाँ क्या होता है कि
छोटे बच्चों को आसपास के लोग या जो एक गिरोह सक्रिय होता है बाल तस्करों का, वो उन बच्चों को मोटिवेट करता है, आप हमारे साथ चलिए, बाहर चलिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा। या फिर उन बच्चों के माता पिता को जबरदस्ती पहले फुसलाया जाता है, आप अपने बच्चे को बाहर भेजिए, हम बच्चों को नौकरी दिलाएंगे, मजदूरी करेगा, धंधा करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। लेकिन उन बच्चों के माता पिताओं को नहीं पता होता है कि बच्चे के साथ वहां जाने के बाद क्या कंडीशन होती है। कई केसेस ऐसे आए मेरे पास कि कुछ बच्चों को लीज पर दिया गया। लीज पर? बच्चों को लीज पर? यानी कि बिल्कुल लीज पर से, जैसे किसी जो बाल तस्करी या बाल मजदूरी वाला जैसे कंपनियां, ठेकेदार हो गए, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होगी, वहां क्या है कि एजेंट सक्रिय रहते हैं, मजदूरी के जो सुपरवाइजर बोलते हैं जिनको, या उनकी एक लोकल लैंग्वेज में उनको मेट बोला जाता है। वो क्या करता है, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को मजदूर उपलब्ध करवाते हैं जिन पर उनका कमीशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार वो जो लेबर के सुपरवाइजर है वो उन बच्चों को, माता पिता को एडवांस में पैसा देते हैं, 10,000 20,000 ले लीजिए और 5 महीने को बच्चा हमारे को दे दीजिए। यानी कि एडवांस पैसा देके उस बच्चे को लीज पे लेके जाते हैं। 5 महीने तक उस बच्चे को वहां कुछ भी खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर बच्चा बीमार हो गया तो भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है, उसको घर भेज दिया जाता है। जैसे मान लो आपने कोई जगह या किसी प्लॉट या किसी स्कूल को या किसी मकान को आपने गिरवी लिया हो, वो प्रोसेस ही बच्चों के साथ अपनाया जाता है। अरे बाप रे। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है या पुलिस इसके लिए कुछ कर नहीं रही है क्या? देखिए, बाल मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ गवर्नमेंट भी खूब काम कर रही है, पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि वो बात पुलिस तक और गवर्नमेंट तक बात पहुंच नहीं पाती है। सही। क्योंकि पहुंचाने का माध्यम वहां नहीं है। क्योंकि वहां अगर लोगों में पहुंचाने का माध्यम होता तो ये चीजें होती ही नहीं। अब वो लोग जानते नहीं है, वहां से बच्चे चले जाते हैं, लेकिन वो कई बार बच्चा क्या होता है कि वापस घर पे भी नहीं आ पाता है। जो बच्चे आ जाते हैं वो अपनी समस्याएं किसी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि जो ट्राइबल क्षेत्र होता है वहां के लोगों में एक शाही प्रवृत्ति होती है, वो शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा केसेज होने के बाद वो पुलिस के पास जाने से या प्रशासन से किसी अधिकारी के पास जाने से घबराते हैं। उनके मन में एक डर रहता है कि हम जाएंगे, पता नहीं हमारे से क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, हम उनके आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस कारण इस चीज को बढ़ावा मिल जाता है और इस चीज का ये तस्कर हो, जो दलाल लोग होते हैं, वो फायदा उठाते हैं। तो ये जो है इसमें आप किस तरह से आए? क्या हुआ? वो पहली घटना कौन सी थी जहां से आप इसमें आए? मैं पिछले 15 वर्षों से ये टीचिंग का काम कर रहा हूँ। मेरी पहली जो पोस्टिंग है वो उदयपुर जिले में, जो काफ़ी राजस्थान में काफ़ी ट्राइबल क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पोस्टिंग हुई। मेरी स्कूल में ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद ही मेरे सामने एक ऐसा केस आता है। स्कूल के सामने करता हूँ कि एक बच्ची 6-7 महीने या मान लीजिए साल भर से कहीं मजदूरी पे गई हुई थी। वो बच्ची 1 साल के बाद जब वापस गांव में आती है तो ये गांव में कौतूहल बन जाता है। लोगों में चर्चा होती है कि वो बच्ची वापस आ गई। मैं उस टाइम नया गया था, मेरे को नहीं पता था कि बच्ची वापस आ गई, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने ये अंदाज लगाया हो सकता है कि बच्ची कहीं बाहर पढ़ने गई हो या बच्ची की बाहर शादी कर दी हो सकता है बच्ची वहां से साल भर बाद लौटी हो, तो सब लोग उस बच्ची से मिलना चाहते हैं। मैंने पूछा भाई क्या मैटर, ये गांव में उत्साह क्यों हो रहा है? कहा सर ऐसी ऐसी बात है, वो बच्ची 1 साल पहले मजदूरी गई थी, आज वापिस आई है। तो मैंने कहा इसमें यूं इतना कौतूहल होने की अचरज वाली क्या बात है? कहा नहीं सर, बहुत मतलब विपरीत परिस्थिति में वो वापस आई। तो मेरी इच्छा, मैंने एक बार देख के उस बच्ची से क्या करना है। जब बच्ची से मिलने गया तो बच्ची मेरे को डर के देख को डरने लगी, क्योंकि उस बच्ची के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई थी, वो किसी भी जेंट्स को देख के घबरा रही थी। अब मेरे को वहाँ लोकल लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। हमारे साथी स्टाफ ने मैंने कहा एक बार आप बच्ची से पूछिए भाई सर क्या क्या घटनाएं। उस बच्चे ने अपने साथ जो घटनाएं बताई, वो घटनाएं जब मैंने सुनी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बच्ची का 1 साल तक वहां देह शोषण हुआ। 12-13 साल की बच्ची जब वापिस आई तो एक लड़की नहीं रह गई, औरत के रूप में वो आई। तो बड़ा यूं मतलब अंदर से मन में ठेस लगी कि यार ये क्या हुआ इस बच्ची के साथ। ये मेरे पास पहला बड़ा केस आया। मैंने उस बच्ची को आराम से पूछा, मैंने घबरा मत, जो भी तेरे साथ समस्या हुई मेरे को शेयर कर, क्या पता मेरे को इसमें कोई समाधान निकले या मैं कुछ कोशिश कर सकूं। फिर जब उस बच्ची की बातें सुनी, फिर मैंने गांव में पता किया। मैंने कहा भाई ऐसे केसेस और कितने हैं।
एक बार तो गांव वाले घबराए, फिर मैंने कहा देखो क्या पता इन समस्याओं को अपन समाधान कर सके, क्योंकि देखो बच्चे की तो उसमें गलती है नहीं। आज 12 साल का बच्चा वो क्या जानता सर, वो सिर्फ खेलने के अलावा या पढ़ने के अलावा कुछ नहीं जानता। तो मैंने गांव वालों को पता किया तो कई लोगों ने बताया साहब फलाना बच्चा वहाँ गया हुआ है, फलाना बच्चा काम पे गया हुआ है, कुछ केसेस ऐसे है जो बच्चे आज तक घर भी नहीं लौटे। फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मैंने कुछ आपके क्लिप्स, फोटोज और वीडियोस निकाले जो मुझे मीडिया से मिले। आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में मैंने मुझे बहुत सारी क्लिप्स मिली। आप सर का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं और उसे ऐसे ही गूगल करोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अब तक 40 बच्चों को दलालों से मुक्त कर लाए एक शिक्षक। ऐसी बहुत सारी। धर्मेंद्र भाई आगे चलाइएगा। सेविंग ट्राइबल चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग, राजस्थान उदयपुर। बाल तस्करी के खिलाफ एक शिक्षक का अभियान। बाल तस्करी और उनका शोषण बंद करने के लिए मिशन चला रहा हूं। बालिका करना चाहती है पढ़ाई, माता पिता करवा रहे हैं बाल मजदूरी। बाल तस्करी ओवरलोड, 25 बच्चियों को मुक्त कराया, ज्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट थे। 25 किशोरियों को मुक्त करवाया। गुजरात में मजदूरी के लिए ले जाई जा रही थी 20 बालिकाओं का कराया मुक्त। सर ये थोड़ा सा आप इंसिडेंट जो है डिटेल में बताइए सर। देखिए मैं ये जो बाल तस्करी या बाल मजदूरी का रोकने का कार्य मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। मैंने 2008 से लेके दिसंबर 2020 तक किसी को ये कार्य बताया नहीं था। ये मैं अपना आप ही करता था, मेरे स्टाफ को भी नहीं पता, मेरी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता था कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि ऐसे जो बच्चे जाते थे उन बच्चों के माता पिता को भी नहीं पता होता कि उन बच्चों को वापस बचा के मैं लेके आ रहा हूँ करके। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। आप बता रहे हैं कि आपने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, फैमिली को भी नहीं बताया। ये आपने पहले से कभी फैमिली से बताया नहीं? जी नहीं बताया सर। तो जब फैमिली को ये पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था? सर फैमिली को पता कब चला? फैमिली को पता चला कि जब मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया 2022 के अंदर, तब फैमिली ने सोचा कि भाई छोरा ने ऐसा क्या काम किया कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। तब उनको पता चला कि ये काम किया। अब सोच लीजिए मैंने मेरी फैमिली को 14 साल तक नहीं बताया और वहां की जनता को 12 साल तक नहीं बताया। क्यों नहीं बताया सर? सर बता के क्या करना था, मेरे को अपनी ड्यूटी निभानी थी। उन बच्चों के लिए कोई काम करने वाला नहीं था, तो किसी को तो शुरुआत करनी थी, तो क्यों ना शुरुआत हम ही कर दें। इसे कहते हैं निस्वार्थ काम। ये सही अर्थ में निस्वार्थ काम है। उन लोगों को या उन बच्चों को बता के मैं उनके ऊपर एहसान नहीं करना चाहता था। मैं एक इंडियन हूँ, मेरे कर्तव्य है कि मैं किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता, तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। और बताना इसलिए वाजिब नहीं समझा कि ऐसे जो बाल तस्करी और बाल मजदूरी के गिरोह होते हैं, इनकी बहुत बड़ी चेन होती है सर। बड़े माफिया होते हैं, इनसे जान का खतरा रहता है। इस दौरान मेरे ऊपर कई अटैक हुए हैं। कई बार लोग माफिया ने मेरे को मारने की कोशिश की है। 25-30 लोगों ने मेरे को रात्रि में घेरा भी है, जिनके मार्क्स मेरे बॉडी पे आज भी बने हुए हैं। कई बार मेरे एक्सीडेंट हुए हैं। मैंने सोचा कि अगर अभी भी इस माफिया को या इन लोगों को नहीं पता कि ये काम मैं कर रहा हूँ, तब इतने अटैक हो रहे हैं, अगर मैं ओपन जाके काम करूंगा तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी और इस कार्य को बंद करना पड़ेगा। मैं इस काम को, जिसको एक मिशन बना के शुरू किया, उस मिशन को रोक नहीं सकता। इसलिए मैंने ये चीजें किसी को नहीं बताई। दिसंबर 2020 की बात है, 4 लड़कियों को कोई मेट उठा के लेके गया था, जो दलाल था वो रात्रि के अंदर। उन बच्चों को माता पिता को नहीं पता था कि बच्चियां कहाँ गई हुई। जब मेरे पास माता पिता का फोन आया कि सर हमारी बच्चियां 3-4 दिन से गायब है, मिल नहीं रही, कहाँ गई। मैंने कहा भाई कहीं आसपास में होगी या कोई दूसरे मामा वगैरह के या कहीं और के चली गई का, सब जगह तलाश कर लिया, नहीं मिल रही। मैंने पता किया भाई, तो किस पे आपको शक? तो उन लोगों ने बताया साहब गांव में से एक बंदा है जो ऐसा काम करता है। तो मैंने उस बंदे के बारे में पूछताछ की, तो लोगों ने बताया साहब बंदा भी 4-5 दिन से गायब है। अच्छा। मैंने कोशिश की, उस बंदे से बात की, लेकिन उस बंदे ने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। जो दलाल था उसने कॉल अटेंड नहीं किया। मैंने दोबारा कोशिश की, मैंने उसको बताया भाई ऐसे बच्चों को लेके गया था। वो मेरे को उल्टी धमकी दे रहा कि आप कौन होते रोकने वाले, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें।
मैंने उन माता पिता वालों बोला, मैंने कहा आप चलो अपन पुलिस में कंप्लेन करते हैं। मैंने पुलिस में बहुत कम कंप्लेन करी है, क्योंकि ज़्यादातर मामले में अकेला निपट लेता था, फिर पुलिस को परेशान करने से क्या फ़ायदा। सर उस ट्राइबल में उस टाइम पुलिस का स्टाफ भी कम होता था और पुलिस वालों को बहुत जिम्मेदारियाँ होती थी। जब कोई काम अपन खुद कर सकते हैं तो किसी को क्यों परेशान कर। जब उन बच्चों की एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर में मेरा नाम आया, तो एफआईआर मीडिया में गई, तो मीडिया ने पूछा कि यार एक टीचर को इन बच्चों की एफआईआर दर्ज करने की कहाँ जरूरत है। तो मीडिया ने पता किया कि यार वो टीचर है, कौन उनसे बात करते। मेरे पास कॉल है, साहब आपने ये काम किया था, आपने एफआईआर दर्ज क्यों करी। मैंने कहा देखो माता पिता एफआईआर दर्ज करवाने से घबरा रहे थे, तो मैंने दर्ज कराई, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ क्या पता क्या हादसा हो जाता अगर बच्चे नहीं आएगी। तो वो एफआईआर जब सुबह न्यूज़ में प्रिंट हुई, जो आप शायद पहला पेपर देखा होगा सर ने, पता नहीं ये नेट से कहाँ से जानकारी जुटाई है। 1 दिसंबर 2020 को पहली बार न्यूज़ आई थी। ये न्यूज़ आई जब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरे को बुलाया कि यार आपने ऐसा काम कभी बताया नहीं आप। मैंने कहा सर जब काम कर रहे हैं बताना, क्या बता के उसमें अपनों को क्या क्रेडिट लेना है। मैंने मेरा काम किया और बच्चों वापस घर पे आ गए, बच्चे आराम से पढ़ाई से जुड़े हुए। उसके बाद भी मैंने ये चीज़ें बताना वाजिब नहीं समझा। मैंने कहा बता के मैं किसी को एहसान नहीं करना चाहता, मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता। फालतू का पब्लिसिटी स्टंट बनेगा और काम करने का मजा नहीं आएगा, और मैं इस मिशन को बंद नहीं करना चाहता। उसके बाद नहीं बताया। आपने जो भी मेरे को पेपर की न्यूज़ बताई है सिर्फ घटनाएं 1.5 या 2 साल के, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। कुछ आपको भी शायद जानकारी नहीं मिली होगी, कुछ इन चीज़ों में भी अपडेट नहीं है। कुछ न्यूज़पेपर में कमी आई नहीं, क्योंकि मैंने किसी को बताना वाजिब नहीं समझा। मैंने कुछ चीज़ें बताई भी नहीं। आज भी मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया। बहुत 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 जबरदस्त काम किया सर आपने। ये जो इंसिडेंट आप बता रहे थे वो बताइए सर जी। ये जो गुजरात का जो केस है वो जरा बताइए सर, इसमें क्या था। देखिए राजस्थान से जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ छोटे बच्चों को मजदूरी और तस्करी पे ले जाया जाता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट से मैंने लगभग, मेरे पास पूरी काउंटिंग लिखी हुई नहीं है क्योंकि मैंने कभी आंकड़े रखे नहीं थे। जब मेरे से डिपार्टमेंट ने आंकड़े मांगे तब मैंने आंकड़े जुटाए, तो लगभग 1000 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया, जिसमें 500 से ज़्यादा के लड़के शामिल हैं। तो ये जो आप घटना का जिक्र करें जो न्यूज़ में आई है, ये घटना शायद 9 अप्रैल 2022 की है। ये पहला मेरा रेस्क्यू था जो मैंने दिन में किया था। बाकी जो बाल मजदूरी, बाल तस्करी के जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर नाइट में होते हैं, क्योंकि नाइट में क्या है कि गश्त भी कम हो जाती है, लोग भी सो जाते हैं, तो उस टाइम ऐसे दलाल सक्रिय तो नाइट में या रात्रि में बच्चों को भर के ले जाते हैं। पुलिस से भी ज़्यादा खतरा नहीं, पुलिस से, हाँ बिल्कुल। तो ये एक जो संदिग्ध लेडीज थी, जो एजेंट थी, वो मैं जिस क्षेत्र में था उसमें काफ़ी दिनों से घूम रही थी। तो वहाँ क्या है कि जो बंदे हैं जिनमें सोशल सर्विस करने की इच्छा हो, वो सामने नहीं आके मेरे लिए कुछ काम कर रहे थे। उनका कॉल आया कि एक ऐसी लड़की है जो काफ़ी दिनों से संदिग्ध अवस्था यहाँ घूम रही है, हमारा उस पर शक है कि वो कुछ ना कुछ गलत करेगी। तो हम उस लड़की को वॉच कर रहे थे। वॉच करते करते एक दिन न्यूज़ आती है, खबर के सर वो बच्ची कुछ लड़कियों को भर के लेके जा रही है। जैसा आपने सब देख रहे हैं, ये थाने के बाहर की फोटो है। वो बच्ची, वो जो एजेंट थी, वो उस दिन 25 लड़कियों को गाड़ी में भर के लेके जा रही थी। हमारी टीम के 2 साथी और थे, वो मेरे से पहले गए। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई मैं थोड़ा उस टाइम खाना खाने के लिए बैठा ही था, मैंने कहा आप जल्दी जाइए, गाड़ी रुकवाई, तब तक मैं आता हूँ। मैं भी खाना छोड़ के उनके पीछे पीछे गया, जाके गाड़ी रुकवाई। तो 5-10 मिनट पूछ आए, तब तक काफ़ी भीड़ हो गई, जिसमें से 20 लड़कियों को, तो जो एजेंट को गिरोह था उन्होंने बच्चियों को पार कर दिया भीड़ में से। हमारे पास 5 लड़कियाँ पकड़ में आई और वो एजेंट पकड़ में आई। उस टाइम मैंने उदयपुर एसपी और कलेक्टर को मैसेज करके ये बात बताई, तो उन्होंने हमारे को प्रोटेक्शन दिया। और चाडोल से जो वहाँ उस टाइम पर 10 डिवाइस भी थे, उनका मेरे पास कॉल आया कि आप बच्चों को लेके चाडोल आइए। तो हमारी जो गाड़ी हमने पकड़ी थी, उस गाड़ी के साथ साथ 2 गाड़ियाँ अन्य लोग पंचायतों से और भर के जाने वाली थी। यानी कि उस दिन 80 लड़कियाँ उन 3 गाड़ियों में भर के जाने वाली थी। जैसे ही हमने वो गाड़ी पकड़ी तो जो 2 गाड़ियाँ और भर के जाने वाली थी, उन गाड़ियों ने, वो गाड़ियों वाले उन बच्चों को छोड़ के भाग गए। यानी कि हमारा वो एक दिन का रेस्क्यू, हमने 80 गर्ल्स को बाल मजदूर जाने या बाल तस्करी से बचाया और उनको थाने में केस बना के वापस दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि 21वीं सदी में जहाँ पे हम आज खड़े हैं, वहाँ पे इतनी आसानी से बच्चों की तस्करी हो पा रही है और सर्विलेंस नहीं हो पा रहा है।
मिस इतना कम रीच है कानून का भी अगर कहें तो इतना कम रीच है, ऐसे इलाके भी इंडिया में हैं जहाँ पे ये पॉसिबल बन पा रहा है। धर्मेंद्र सर आगे की भी स्लाइड्स दिखाइए। हाँ बेटी में मेरी उम्र 15 साल, 1 लाख से कम नहीं लूँगा, 1 लाख से कम नहीं लूँगा। और भास्कर टीम के सामने बच्ची का शो पीस की तरह खड़ा कर दिया। ये क्या था इंसिडेंस? ये एक केस ऐसा है, कुछ माता पिता भी क्या करते हैं कि गरीबी के कारण या जागरूकता के अभाव में या क्या पता उनमें ऐसी क्या निर्दयता आती है कि वो अपने बच्चों को बेच देते। ऐसे केसेस मेरे पास खूब आए हैं, लेकिन ये एक केसेस क्या बहुत बड़ा मामला हो गया था, तब जाके ये न्यूज में छपा। उसमें क्या था, एक पिता ने अपनी बेटी को बेचने की कोशिश की, उसके सगे पिता ने बेटी को बेचने की कोशिश की। उस बेटी को मैं 2 बार पहले बाल मजदूरी से बचा के वापस एजुकेशन से जोड़ चुका था। वो बच्ची मेरी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। फिर भी तीसरी बार जब पिता ने बेचने की कोशिश की तब भी मैंने उसको बचाया। एक ऐसा केस हुआ कि हमारी नज़रों के सामने नहीं आया, पर उसने बेचने की कोशिश की है, फिर पता चला हमारे को, तो काफ़ी मीडिया में आया और इस पर सरकार ने और पुलिस ने काफ़ी एक्शन भी लिया। जो जो इसमें मुजरिम थे उनको पुलिस ने बरामद करके उनको जेल भी हुई, सजा भी हुई। ये एक ऐसा केस था। तो यहाँ पे ये पिता जो इसका बेच रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक आम आदमी नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी तरह की शराब में या ऐसा कुछ ना कुछ उसकी अपनी कुछ पर्सनल मजबूरी या पर्सनल ख्वाहिशों की वजह से ये कर रहा होगा ना, ऐसे कुछ होगा। क्या था इस केस में सर? देखो इस केसेस में इस बच्ची के पिता की मजबूरी क्या थी। एक तो बच्ची का पिता वो शराब का आदी था, शराब का इतना आदी था कि वो पानी से ज़्यादा दिन में शराब पी जाता था। तो उस बच्ची की माता थी, वो उसके हस्बैंड को छोड़ के चली गई। अब वो 3 बहनें और एक छोटा भाई, 4 बच्चे थे। इस बच्ची की मैं आपको कंडीशन बताऊं, जब इस फर्स्ट टाइम इस बच्ची को मैंने बाल श्रम से रेस्क्यू किया था, मैं बच्ची के घर पे मिलने गया, तो इसके 4 भाई बहन थे, चारों के पास कपड़े नहीं थे उस टाइम। बिना कपड़ों के चारों बच्चे मिले हुए, इतनी ज़्यादा गरीबी। पड़ोसियों को पूछा, मैंने कहा भाई क्या मैटर है? उन लोगों ने बताया कि सर पिता तो शराब पीता है, माँ छोड़ के चली गई, इन बच्चों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, पिता शराब का इतना आदी है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5 दिन घर नहीं आता। अब बच्चे कहाँ जाए? हकीकत मानिए बच्चों के पास कपड़े नहीं थे। मैंने कहा खाने का भी सर, खाने का कई बार भूखे सोते हैं, कई बार हम खिला देते, ऐसी कंडीशन थी। अब वो पिता अपने शराब के पैसों के लिए उसने इस बच्ची को बेचने की कोशिश की। और इस बच्ची की एक बड़ी बहन और है जो भी काफ़ी सालों पहले कहीं मजदूरी पे गई थी। उस बच्ची का वहाँ से किडनैप हो जाता है, या मान लीजिए उस बच्ची को कोई भगा के लेके जाता है। वो बच्ची 8 साल बाद घर लौटती है। 8 साल तक बच्ची घर नहीं आई थी। नेक्स्ट स्लाइड धर्मेंद्र भाई। एक शिक्षक जो गांव वालों के लिए एक मसीहा है। ये वर्ड टू वर्ड लाइन बिल्कुल सही होगी ना सर? जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे तो जिस तरह का काम आप कर रहे हैं तो बच्चे आपको देखिए सर, ये तो परम शक्ति की कृपा है कि लोग इतना मेरे को आदर दे रहे हैं। आपका बड़प्पन है कि आप ये मेरे लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। इसमें क्या था, जो आप ये कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो फिर फोटो जो कार वाला, वो तो क्या है कि हम हर साल प्लांटेशन करते हैं। अच्छा, हर साल हमारा 1000 पौधे लगाने का टारगेट होता है सर जी। नीचे वाला जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे स्कूल में पहले बिल्डिंग तो थी, लेकिन कमरे जर्जर अवस्था में, यानी पूरी स्कूल में पानी टपकता, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कमरे खराब हो गए थे। अच्छा। तो हमने स्कूल में कुछ झोंपड़े बना के क्लासें चलाई थी। ये क्लास चल रही है? ये क्लास चल रही है सर, ये काफी समय पहले की बात। अच्छा, इधर आप जो ये फोटो और देख रहे हैं जो बाइक पे, ये कोरोना काल के समय का फोटो है, जब सरकार को वैक्सीनेशन करवाने में बड़ी समस्या आ रही थी। अनपढ़ लोगों को या ट्राइबल लोगों में वैक्सीनेशन का इतना डर था कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। कोरोना के डर था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोरोना की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं होता था, बड़ी समस्या आती थी। सरकार भी परेशान हो गई, प्रशासन परेशान हो गया। तो ऐसे ही एक दिन, ये तो मेरे को बाद में पता चली कि मीटिंग हुई, तो मीटिंग में चर्चा हुई कि ऐसा कोई बंदा है क्या जो गाइडलाइन का पालन करवा सके या कोरोना में वैक्सीनेशन करवा सके। उस टाइम मतलब मेरा घर वहाँ से 500 किलोमीटर दूर में घर पे गया था, छुट्टियाँ चल रही थी।
तो मेरे पास प्रशासन का फ़ोन आता है, वहाँ के SDO को फ़ोन आता है कि आपको आना और ये काम करवाना। अच्छा, जब मैं आया तो उस टाइम डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने या जो वहाँ की लोकल टीम थी उन्होंने फरवरी से लेकर सर जून तक सिर्फ 2% वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था। मेरे को बोला सर ये काम करवाना, तो मेरे मुंह से निकल गया हो जाएगा। कहा कितना? मैंने कहा हम तो 100% ही कराएंगे। कहा 100% करवा देंगे। वो हंसे और मैंने कहा देखो भाई, जब मेरे को बुलाया तो कुछ आप लोगों को उम्मीद होगी और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो हमने पहले दिन जो मेरे पास टास्क था उसमें मेरी बाइक, मतलब कि देख लीजिए हॉस्पिटल से लेके हमारे जो स्कूल वाला गांव है उनकी दूरी 2 किलोमीटर है। अच्छा, मेरे को टास्क दिया था कि अगर आप एक दिन में 10 लोगों का भी वैक्सीनेशन करवा देंगे तो हम आपको मान लेंगे कि रियल में लोग आपकी बात मानते हैं और रियल में आप वर्क कर सके। मेरे को टास्क दिया गया तो मैंने कहा यार 10 तो कम है, थोड़ा टारगेट बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा चलो 15 मान लिया। मैंने कहा 15 नहीं यार 20 कर लेते हैं। हमने टारगेट 20 का लिया। 2 किलोमीटर की दूरी में मेरी मोटरसाइकिल उस दिन 100 किलोमीटर चल गई, सोच लीजिए आप। यानी कि उस दिन हमने 21 लोगों को वैक्सीनेशन कराया। इतनी समस्या आई थी, उठा कर, मतलब कि वो बोले हमारे पास गाड़ी नहीं है। मतलब मैं उन लोगों को अपनी बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल आ रहा हूँ, वहाँ वैक्सीनेशन करवा के वापस घर छोड़ रहा हूँ। या किसी बंदे ने बोला कि भाई मेरे को वैक्सीन मैं लगवा लूँगा आपके कहने पर, लेकिन मेरी मम्मी है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गई, मेहमान गई हुई या किसी घर पे गई, वहाँ से लाना पड़ेगा। तो मैं 30 किलोमीटर उसको लेने गया, बाइक से लाया, वैक्सीन लगाया और वापस उसको 30 किलोमीटर छोड़ने गया, क्योंकि मेरे को अपना टास्क कंप्लीट करना था। तो शाम को 4 बजे तक हमने 21 लोगों को वैक्सीनेशन करवा दिया। उस दिन से हमारा टास्क शुरू हो गया। हमने हमारे हिसाब से प्लानिंग की, जिसमें हमारे वहाँ की जो लोकल टीम थी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, स्कूल का स्टाफ हो गया, पंचायत के कर्मचारी हो गए, मेडिकल टीम होगी, सब ने मिलके 15 दिन में उस पूरी पंचायत में 100% वैक्सीनेशन करवा दिया। उस टाइम जो हमारी जो पंचायत थी वो इंडिया की नंबर 1 पंचायत, ट्राइबल पंचायत इंडिया की नंबर 1, जहां मात्र 15 से 20 दिन में 100% वैक्सीनेशन हो गया था सर। उस टाइम का ये फोटो है। क्या बात है। यहाँ पे आपको सभी अपने आसपास के लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है? सभी जो आपके साथ हैं लोग, आपकी कोई टीम है क्या, या आप खुद अकेले काम करते हैं? देखिए मैं 12-13 साल तक तो अकेला ही काम कर रहा था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था तो टीम कैसे बनेगी। टीम तो तब बनती है जब आपको कोई पता चलेगा भाई आप ये काम करो, लोग अपने साथ जुड़े। जो 12 साल तक मेरे पास कोई टीम नहीं थी, लेकिन 4-5 स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जो इन कामों की मेरे को सूचना देते थे कि सर वहाँ बच्चों की तस्करी हो रही है, बच्चों को ले जाया जा रहा है। तो मैं जाके रात को, या जब भी होता 24 घंटे उन बच्चों के लिए समर्पित रहता, तो रात को ज़्यादा तस्करी, तो मैं रात को अकेला जाता, उन बच्चों को वहाँ से बचा के लेके आता। उस टाइम मैंने टीम को इसलिए शामिल नहीं किया कि सर मेरे को खुद को जान का खतरा था, मैं उन लोगों को जान खतरा कैसे डाल सकता। जब कुछ 2020 के बाद पता चला कि एक बंदा ये काम कर रहा है, तब मेरे पास कई बार लोगों के फोन आते हैं कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम सामने नहीं आना चाहते, हमारी पहचान गुप्त रखें आप। मेरा भी ये वादा है कि मैं आपकी पहचान कभी उजागर नहीं करूंगा, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए। तो सर आज के टाइम में मेरे पास 15 लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं। उनमें से मैं आधे से ज़्यादा लोगों से कभी मिला हुआ भी नहीं, ओनली फ़ोन पे बात होती है, और फ़ोन नंबर भी मैंने उनके नाम से सेव नहीं किए, इलाके विशेष के नाम से सेव किए हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आपके ये जो लोग जिसके साथ आपकी कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से मुठभेड़ होती होगी, कहीं ना कहीं कोई झगड़ा होता होगा, ऐसा कोई इंसिडेंस बताइए जहाँ पे जान का खतरा बन गया हो और फिर भी आप आगे बढ़े हो। देखिए जो हमने लगभग 1000 बच्चों को रेस्क्यू किया है, हर रेस्क्यू में जान का खतरा हुआ है, हर रेस्क्यू में अलग टास्क मिला है, यानी कि पुराना टास्क कभी रिपीट नहीं हुआ, या पुरानी परिस्थिति कभी रिपीट नहीं हुई, हर बार नहीं कोई बात, हर बार नहीं हुई है। 1-2 इंसिडेंट बताऊंगा आपको। एक बार जो लगभग ये 7-8 साल पहले की बात है, एक नाइट में एक बच्चों की गाड़ी भर के जाने वाली थी। मेरी इच्छा थी कि मैं उस गाड़ी को लाइव पुलिस को पकड़ाने की कोशिश थी मेरी, उसको पकड़ाऊंगा। हम शाम को 5 बजे से उस गाड़ी पर निगरानी रख रहे थे। रात को हमारे को 1 बज गई थी गाड़ी की निगरानी रखते रखते कि गाड़ी अब जाएगी अब जाएगी अब जाएगी। मेरी इच्छा थी कि मैं 1 बजे जैसी गाड़ी रवाना होगी पुलिस को पकड़ाएंगे। अब उस टाइम जब गाड़ी रवाना होती है तो आप सोचिए कि मैंने पुलिस को कॉल लगाया, लेकिन किसी कारण से कॉल पुलिस का अटेंड नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा भाई हो सकता है पुलिस में, कि हमारे वहाँ स्टाफ कम था पुलिस का, तो मैंने सोचा भाई पुलिस वाले कहीं बिजी होंगे या उनको
कुछ काम हो गया भाई, फ़ोन साइड में पड़ा हुआ, तो मैंने अकेला उस गाड़ी का पीछा किया। लगभग 20-25 किलोमीटर तक मैंने उस गाड़ी का पीछा किया। नाइट की लगभग 2 बज रही थी। पीछा करते करते जो गाड़ी स्पीड में थी मैं भी फिर स्पीड बनाई और मैंने अपनी बाइक ले जाके गाड़ी के सामने खड़ी कर लगा दी। बाइक आके गाड़ी रुकी। गाड़ी में रुकते ही उन जो माफिया था उन लोगों ने सोचा कि कोई पुलिस वाला है, क्योंकि जब मैं ऐसे काम करता हूँ थोड़ा गेटअप चेंज रखना होता है। सही। क्योंकि अमूमन मेरे को लोग जानते तो पहचान लेंगे भाई ये वो फलाना टीचर है। गाड़ी लगाई तो जो ड्राइवर और एजेंट थे वो गांव में पक गए। मैंने वहाँ बच्चों से पूछा भाई, मैंने कहा क्या मैटर है। उन बच्चों ने बोला कि सर हमारे को घर वाले मजदूरी भेज रहे हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि हमारी मर्जी से जा रहे हैं। उस दिन लगभग 45 से 50 बच्चे उस गाड़ी में सीट। सर ताजुब होगा आपको कि जो 15 सीटर गाड़ी होती है उसमें 45 से 50 बच्चे उन्होंने ठूंस रखे थे। उन बच्चों को मैं पता कि आपकी कौन कौन से कहाँ के रहने वाले हो, तो वो जहाँ ये सोचिए कि जहाँ मैंने गाड़ी पकड़ी है वो उस आसपास की पंचायत के रहने वाले थे। जहाँ से मैंने उस गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया वहाँ वो गाड़ी सिर्फ 2 बच्चों को लेने आने वाली थी। हमारे को ये टास्क था कि आज यहाँ गाड़ी आएगी। उसका पीछा करते करते उन बच्चों को बोला भाई, उन्होंने सोचा बच्चों ने कि पुलिस वाले हैं। मैंने कहा देखो बच्चों को समझाया, मैंने कहा आपकी उम्र नहीं है काम करने का, पढ़ाई करिए और स्कूल जाइए। कहा सर अब हम घर कैसे जाएंगे। उस टाइम मैंने मेरे टीम मेंबर को बुलाया। मैंने कहा तो इधर आजा, नाइट का टाइम है तेरे को देखेगा नहीं। उन बच्चों को हमने घंटे भर में अपने अपने पंचायतों में या घर की तरफ रवाना कर दिया। उन बच्चों के साथ कुछ बड़े बच्चे भी थे जो उन्होंने हेल्प की उन बच्चों को घर ले जाना। तब तक वो जो ड्राइवर और एजेंट गांव में भगे थे वो कम से कम 25 से 30 लोगों को गांव में से बुला के लेके आ गए। उन 25-30 लोगों ने मेरे को घेर लिया अकेले। घेर के वो आए, कहा साहब आप कौन होते हो, हमारी गाड़ी कैसे रुकवाई। मतलब उन लोगों का इरादा था मेरे को जान से मारना। जिस इलाके में हमने गाड़ी रुकवाई थी वो पूरा पहाड़ी इलाका है। इधर पहाड़ था, इधर इतनी गहरी खाई थी। अगर आदमी को वो मार के पटक भी दे तो डेड बॉडी मिलने में कई साल लग जाएंगे आपको। मैंने भी सोच लिया कि आज 30 लोग हैं, मरना तो निश्चित है, क्योंकि 25-30 लोग क्या कर सकते। मैं अकेला बंदा था। मैंने बोला, मैंने कहा देखो आप लोग हाँ मान लिया कि 25-30 लोगों को मेरे को जान से मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में से भी तो 2-4 तो मरेंगे। वो अब सोच लीजिए नुकसान ज्यादा किसका है। उन लोगों को समझाया भाई मैं तो अकेला ही मरूंगा, लेकिन आप में से 5-6 को तो मैं लिए बिना मैं भी नहीं मरना। इतना तो मैंने भी प्रण कर लिया है। जब मौत सामने होती है ना तब कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। बस कि जब शहीद तो हो ही गए हैं तो 5-7 को लेके जब उन लोगों को लगा कि यार इस बंदे में अकेले में इतना कॉन्फिडेंस है, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, 30 लोगों से नहीं घबरा रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें है। उन लोगों ने चारों तरफ से घेरा। मैंने क्या उस टाइम गर्मियों का टाइम था तो मैंने भी शर्ट की बाजू ऊपर कर ली। मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई एक साथ आओगे कि टर्न बाय टर्न आओगे ना। उन लोगों ने सोचा कि यार इसका तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। और रियल में मैं बताऊं, मेरे को शुरू में कुछ सेकंड के लिए डर लगा था। मैंने क्या जो डर गया मर गया। डरे बिना काम चलेगा नहीं। अपना कोई पहला काम तो है नहीं, काम तो अपना कंटिन्यू करने का, क्योंकि जनता से अपने प्रॉमिस कर रखा कि इस काम को मैं बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उन लोगों ने फिर पता चला कि यार कब्जे में, फिर मैंने बोला भाई जिसको पहले मरना हो पहले आ सकता है, आपके पास ऑप्शन खुले हैं। फिर बोले कि सर आ जाना तो आप कोई बात नहीं, हमारे से गलती होगी, आप जाओ दोबारा ऐसा काम मत करना। मैंने कहा देखो मैं दया का पात्र भी नहीं बनना चाहता कि आप कल सुबह ये बोल दो हमने अकेला देकर तेरे को छोड़ दिया। मैंने कहा मैं वो बोझ भी लेके नहीं जाऊंगा, मेरी भी इच्छा हो रही है कि यार हाथापाई कर ही लो। तो उन सोचा इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो 25-30 लोगों थे रियल में, उन लोगों ने चुपचाप वो खिसक लिए वहां से, मेरे को अकेला छोड़ दिया। अब यार बताओ पहले कौन मरने आएगा। चले गए, मैं भी अपने घर आ गया। ये तो एक इंसिडेंस था। उसके बाद ऐसे कई आए, जैसे जिस मान लो कोई हम किसी मुजरिम को पकड़ाते हैं जेल में, मुजरिम छूटने के बाद धमकी देता है कि हम आपको देख लेंगे। मैंने कहा भैया 14-15 साल तो हो गए, इतना देखोगे आप। कई बार मूवमेंट भी ऐसी हुई है कि 1-2 बार मेरी गाड़ी को टक्कर मारेगी, पैर में फ्रैक्चर आ गया। कुछ मार्क्स मेरी बॉडी पे आज भी बने हुए हैं कि यहाँ भी मेरे एक सरिया की रोड की लगी हुई है सिर के पीछे की तरफ। कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो रियल में
कोई पूछता है तब याद आते, बाकी मैं तो उन चीजों को भूल चुका। एक बात है हमारे गुजरात में कही जाती है कि शेर के झुंड नहीं होते और जो झुंड होते हैं वो शेर नहीं होते हैं। शिक्षक ने 3 बच्चों को बाल आश्रम से मुक्त करवाया। नेक्स्ट। ये आप फोटो देख रहे हो शायद, मेरे हाथ में माइक दिखाई दे रहा है आपको, पीछे लगा रखी है। पीछे की स्लाइड लीजिए सर। हाँ जी, हाथ में माउथ पीस दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। मैं बताऊं, रियल में आज भी मेरे फोन में मेरी व्यक्तिगत कोई ऐसी फोटो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मेरे को रियल में इतना सोशल मीडिया का शौक नहीं है। मेरे को फोटो का बिल्कुल ही शौक नहीं है कि किसको फोन दे के ले यार 2-4 क्लिप ले ले मेरी। जब ये कोई खबर मीडिया में आई तो मीडिया ने बोला कि एक आपकी फोटो दीजिए, और रियल में मेरे पास फोटो नहीं थी। हमारी कोरोना काल की ग्रुप फोटो थी, उस ग्रुप फोटो को सेंड किया। मैंने कहा भाई इसमें से आप इसको क्रॉप कर लीजिए, तो वो ग्रुप फोटो में से क्रॉप की फोटो लगाई हुई। आगे की स्लाइड लीजिए। शिक्षक ने बच्चों को बाल आश्रम से मुक्त करवाया, अब स्कूल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, बीच में बच्चा खड़ा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता था। राइट में इसमें ब्लैक जैकेट में इस बच्चे की स्कूल के सर है, जो हमारा टीम मेंबर भी है। पास में इसका पिता खड़ा है। इस पिता ने अपने शराब के पैसों के लिए बच्चों को मजदूरी के लिए भेज दी। मजदूरी भी कितनी, 1000 या 1500 रुपये। बच्चा स्कूल नहीं आया तो टीचर ने मेरे को कॉल किया, हमने इस बच्चे को रेस्क्यू किया और बच्चा आज निरंतर स्कूल जा रहा है। आगे लीजिए। बच्चों के लिए मसीहा रॉबिन हुड, वाह। शिक्षक दुर्गा राम। अब तक 300 से अधिक बच्चों को बाल आश्रम से करवाया मुक्त। ये जो 300 वाला आंकड़ा है, ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि हमने कितना रेस्क्यू किया। हमने आंकड़े कब जुटाए, जब 2021 लास्ट में मेरे को डिपार्टमेंट ने बोला कि यार एक नेशनल अवार्ड होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होना चाहिए। तो हमारे को नहीं पता था कि अवार्ड वगैरह क्या चीज़ होती है, क्योंकि कभी अवार्ड वाला काम किया ही नहीं हमने तो, और कभी अवार्ड को सही बताएं जानते भी नहीं थे। तो मेरे को जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उदयपुर डीओ है, या जो उस टाइम सीडीओ की पोस्ट पे थे, उन्होंने मेरे को बुलाया कि दुर्गाराम जी आपने जो भी काम किया उसकी फाइल लेके आई। मैंने कहा सर फाइल तो नहीं है, लेकिन मैं मौखिक कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें बनाई थी हमने, उनकी 8-10 पेज की कोई फाइल बना के उसको हमारा जो डायरेक्टर ऑफिस बीकानेर वहाँ भेजी। तो ऑफिस वाला इंप्रेस हो गया, कहा यार इस बंदे से मिला हो हमारे को। मेरे को बीकानेर मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने बोला कि जितने भी काम किए एक बार बता हमारे को। मैं रियल बताऊँ, मेरे को खुद को नहीं पता कितने काम मैंने किए, क्योंकि मैंने कभी उनकी लिस्टिंग नहीं बनाई। कहा तू सोच ले एक बार, तेरे पास घंटे भर का टाइम है, तू जितने भी काम किए हुए कागज पे नोट कर ले। अब बताओ, जब कोई चीज़ अपने को याद ही नहीं तो अपन कैसे नोट करेंगे। फिर मैंने रिकॉल करना शुरू किया, या जो हमारी एक गुप्त इन्फॉर्मर या मुखबिर टीम है उसको कॉल किया। मैंने कहा अपन क्या क्या काम करते हैं कुछ बताओ तो हमारी टीम ने बताया सर अपन ने ये काम किया, और मैंने कहा ये भी अपन ने किया। कहा सर क्या बात करते हो आप भी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कागज पे नोट किया, हमारे डिपार्टमेंट को दिया। तो उन्होंने बोला कोई एविडेंस, तो को बिना कोई प्रूफ के ये चीज़ विश्वास नहीं करता। ये इतनी घटनाएं है ना, ये अगर आज इस न्यूज़ वगैरह में नहीं होती शायद आपको भी विश्वास नहीं होता। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो न्यूज़ में तो कई बार आई, लेकिन वो न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास नहीं है। वो बोले यार पहला नाड़ी बंदा देखा जिसके पास खुद की अखबार फोटो आ रही है, वो पेपर नहीं है। रियल में सर मेरे पास नहीं था। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि वापस घर जा, महीने 2 महीने तेरे पास जितना टाइम है उतना कलेक्शन इकट्ठा कर ले फोटो का, फिर हमारे को मौजूद। सर मेरे को पूरा कलेक्शन करने में 3 महीने लगे। पहले पूरी घटनाएं लिखी, फिर पता किया कि भाई कौन से पेपर में आए। तो किसी ने बोला कि राजस्थान पत्रिका में, किसी ने बोला दैनिक भास्कर, किसी ने कहा इंडियन एक्सप्रेस। अब इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी का पेपर है, ये जो न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस की वो इंडिया में कम यूके में ज़्यादा गई, सोच लीजिए वहाँ। इंडियन एक्सप्रेस अपने इंडिया में कम चलता है, ज़्यादा फॉरेन जाता है ये अखबार। अब इंडियन एक्सप्रेस को तो हम जानते ही नहीं थे, तो गूगल से नंबर सर्च किए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के। हमने वहाँ कॉल किया, मैंने कहा भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक बार मेरी न्यूज़ आई थी, मेरे को पेपर चाहिए। वो बोले साहब मिल जाएंगे। ऐसे कर करके कुछ महाराष्ट्र के अखबारों में आई, सबको कॉल कर करके मैंने, उन लोगों ने एक समझा कि यार इस बंदों को जरूरत है, उन्होंने 3-3, 4-4 न्यूज़पेपर कोरियर करके मेरे को भेजे। फिर उन पेपरों को मैंने इकट्ठा किया और एक कलेक्शन बनाया। सर क्या बात है। वैसे इसमें जो नाम लिखा है रॉबिन हुड, वो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, और कुछ आप लगते भी वैसे ही हो। थैंक यू सर। देखिए ये रॉबिन हुड जो नाम बता दूं मैं आपको, हमारे बीकानेर में एक एजुकेशन ऑफिसर है प्रमोद जी चमोली, जिन्होंने मेरे को इनाम दिया। बोला यार तू तो रॉबिन हुड है,
मैं रियल बताऊं, मेरे को नहीं पता था कि रॉबिनहुड, नाम तो सुना था, रॉबिनहुड होता क्या वो नहीं पता था सर। मैंने जब वो मीटिंग खत्म हुई तो बाहर आके आती गूगल पर सर्च किया कि रॉबिनहुड है कौन, करता क्या था, क्योंकि नाम तो सुन रखा था, कोई मूवी वगैरह में रॉबिनहुड। रियल में पता चला कि रॉबिनहुड का मीनिंग ये होता है सर। मेरे को पहले नहीं पता था रॉबिनहुड क्या चीज़। वैसे तो आपको तो एक और चीज़ भी नहीं पता है, मुझे वीरेंद्र सर ने बताया। एक बार इनका इंटरव्यू लेने के लिए कोई बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी, लेडी सेलिब्रिटी आई और फिर वीरेंद्र सर इनसे पूछ रहे थे कि उसका नाम क्या है, तो सर बता रहे कुछ सुनीता सुनीता था। जब वीरेंद्र सर ने जाना तब पता चला कि वो सुष्मिता सेन थी, मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया, फर्स्ट मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया और तब सबको नहीं पता था कि मिस वर्ल्ड। 2000 की लालच में दलालों के हवाले लाडले को किया। मानव तस्करी का मामला है। इसमें क्या है कि किसी की वाइफ को उसके पीयर वालों ने किसी एजेंट के थ्रू मिलके बेच दिया था। जिस वाइफ के 3 बच्चे थे, उस लेडी को पीयर वालों ने किसी के साथ मिलके अपनी लेडीज को किसी और व्यक्ति को बेच दिया था। ये वहाँ का मैटर सर। काफ़ी इसमें हमने कोशिश की, पुलिस केस भी हुआ। अब वो एक लेडी बरामद हुई सर, लगभग 6 महीने बाद हमारे पकड़ में। नेक्स्ट स्लाइड। बाल आश्रम के लिए गुजरात ले जाई गई बालिकाओं को शिक्षक दुर्गाराम ने 24 घंटे में कराया मुक्त। अब ये 24 घंटे वाला मैटर ऐसा है कि जिस दिन ये बच्चियां गायब हुई थी, मैं उस दिन हमारे जो बड़ी स्कूल थी, मैं वो कोई काम से गया था, तो इन बच्चों की मदर वहाँ आई थी हमारे प्रिंसिपल को बोलने के लिए कि मेरी बच्ची कल से गायब है। और अकस्मात मैं वहाँ पहुँच गया था, तो प्रिंसिपल ने बोला कि ये केस आपको ट्रांसफ़र करें, आप इस पर कुछ कीजिए। अभी तक हमारे पास क्या ऐसी टीम हो गई जो लगभग पता कर लेती कि कौन सा बच्चा कहाँ गया। उस टीम को इतना बोलने का, मैंने कहा आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं कॉल करूँ तो अपने को साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें करके इन बच्चों का पता लगाना है। हमने ऐसी कोशिश की कि जो ले जाने वाले एजेंट थे उनको पता चल गया कि सर हमारे को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वहाँ उस इलाके में अगर कोई केस हमारे पास ट्रांसफर हो गया ना, तो उस एजेंट को, बच्चे को घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये हालत है। हमारे को नहीं पता था कि ले जाने वाला एजेंट वो है। हम जो हमारी टीम पीछे लगी थी, जो एजेंट को शक हो गया कि हमारे को ढूंढ रहे, और हम उनको नहीं ढूंढे, हम जानते नहीं थे कौन लेके गया। लेकिन सोचिए कि हमारे को धीरे धीरे भनक लगी कि ले जाने वाला एजेंट वो है। तब तक उस एजेंट ने इन 2 बच्चों को, सोचिए सर, ऐसा तरीका अपनाया वापस भेजने का। उनको लग गया कि सर की टीम हमारे पीछे लगी हुई है, सर खुद पीछे लगे हुए होंगे। इन लोगों ने इन बच्चों को, गुजरात में एक जगह है, मैं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ ले जाया गया कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए। जैसे गाड़ी पहुंचती, पहुंचते वापस बच्चों को रवाना कर दिया कि तुम जाओ, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। इन बच्चों को भेजा कैसे, देखिए आप 20 किलोमीटर एक गाड़ी में, फिर गाड़ी चेंज, फिर गाड़ी चेंज। उनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि सर को पता चल जाए कि हम इनको लेके गए तो हम कहीं मर जाएंगे रास्ते, हमारे को मार देंगे वो। 4 गाड़ियों में चेंज करके इन लड़कियों को लास्ट में 100 किलोमीटर पर एक बाइक पर लेके गया वो एजेंट, ताकि बाइक पर सर शक नहीं करेंगे भाई बच्चे बाइक पे कैसे जाएगी। ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया था 24 घंटे। बहुत अच्छे सर। नेक्स्ट स्लाइड। पचास अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को शिक्षक दुर्गाराम ने दिलाया आवासीय विद्यालय का प्रवेश। रेसिडेंशियल स्कूल में आपने प्रवेश दिलवाया 50 बच्चों को। ये जो क्या है? बच्चे बाल मजदूरी के लिए चले जाते हैं या बाल तस्करी में उनको उठा के ले जाया जाता है, उन बच्चों को वापस लाने के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन बच्चों को रखा कहाँ जाए। तो मैंने काफ़ी बार अपनी एप्लीकेशन आगे भी उच्च अधिकारी तक पहुँचाई, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं बना उन बच्चों को वापस कहीं रेजिडेंशियल ऐसी कोई एजुकेशन दिलाए। तो हमने अपने स्तर से इन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। मैंने पता किया कि भाई इन बच्चों की कहाँ व्यवस्था हो सकती है। अब आज ये हालत हो रही है कि जिस बच्चे को हम बाल श्रम से फ्री कराते हैं, उन सब बच्चों की हम रेजिडेंशियल व्यवस्था करते हैं, ताकि बच्चा अपनी आगे की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर कर सके। क्योंकि जब बच्चों को घर पे लेके आते हैं, फिर कई बार हमारी बच्चों पे कमांड नहीं हो पाती है, तो बच्चा वापस मजदूरी के लिए चला जाता है। तो हमने तरीका अपनाया कि बच्चे को रेजिडेंशियल स्कूल में कर दो, ताकि बच्चा अपने साथ कोई अप्रिय घटनाओं को भूल सके, बच्चा एजुकेशन से जुड़ा रह सके। तो इसके लिए जो स्कूल की व्यवस्था है वो आपने कैसे करवाई है? स्कूल तो सर ऐसे हॉस्टल गवर्नमेंट के चलते हैं जगह जगह, लेकिन लोगों को पता नहीं जी। तो मैंने पहले उन हॉस्टलों की लिस्ट बनाई कि कौन सा हॉस्टल कहाँ चल रहा है, लड़कियों का हॉस्टल कहाँ, लड़कों का हॉस्टल कहाँ है, छोटे बच्चों के लिए कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय लगा। फिर आज ये कंडीशन होगी कि
इन जो भी बच्चे हम रेस्क्यू करते हैं उनको वहाँ हॉस्टल में एडमिशन कराते हैं। ये आप सोच रहे हो मुझे 50 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब यहाँ 17-18 बच्चों की फोटो है। हमने इस साल की मिशन शुरू किया था, ये अनाथ, लावारिस और निराश्रित बच्चों के लिए। यानी जो बच्चा अनाथ हो, लावारिस हो, निराश्रित हो, दिव्यांग हो, उन बच्चों में क्या होता है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, बच्चा अनाथ है, तो वो मजदूरी करना उसका स्वभाव ये है कि अगर वो कमाएगा नहीं तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। क्योंकि जब बच्चे का कोई संरक्षक नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो बच्चे के लिए कमाएगा कौन, बच्चा कहाँ रहेगा। तो हमने ऐसे बच्चों की तलाश की पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, भाई ऐसे ऐसे बच्चे जहाँ भी है अपन उसकी तलाश करो, अपन जहाँ सूचना मिले वहाँ जाओ। तो हम ये काम करते हैं, जहाँ जहाँ ऐसा कोई बच्चा मिलता है जिसके माता पिता नहीं हो, निराश्रित हो, या कुछ नहीं हो रहा, अकेला वहाँ जीवन काट रहा हो, हम उन बच्चों को ढूंढते हैं, उनको वहाँ से लाते हैं, उनके लिए सारी रेजिडेंसी व्यवस्था करते हैं। ऐसे लगभग हमने 70 से 80 बच्चे इस सेशन में 2023-24 में हमने भर्ती करवाए हैं, जिनमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनसे कोई मिलने वाला नहीं है। यानी कि उन 30 बच्चों का आज गार्जियन मैं बना हुआ हूँ सर। उन बच्चों से हर 15 दिन में मैं मिलने जाता हूँ। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। यानी सिर्फ आप बच्चों को तस्करी से बचा नहीं रहे हो, लेकिन आगे की भी लाइफ उनकी जो है वो ठीक हो जाए, उसके लिए भी उनको व्यवस्था करके दे रहे हो। जी सर। ताकि उनकी लाइफ पटरी पे आ जाए, एजुकेशन ले पाए और कुछ अच्छे इंसान बन पाए। बहुत ही अच्छे सर। नेक्स्ट, शिक्षक की जिद ने 10 माह के बंधक नारायण को माता पिता से मिलवाया। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, इसके बारे में बताऊँ आपको। ये लगभग जून 2022 में कोई बच्चा मिसिंग हो गया था मेरे पास। नवंबर-दिसंबर में किसी वहाँ के जो बच्चा मिसिंग, उनके कोई परिवार का मेंबर था, उसका मेरे पास कॉल आया। इस बच्चे को कोई एक गुजरात में आपके सूरत जगह है, वहाँ कोई एजेंट लेके गया था साड़ी की दुकान पे काम कराने के लिए। सूरत में 10 दिन के बाद बच्चा वहाँ से मिस हो जाता है, मिसिंग। इस बच्चे के साथ में जो काम करने वाले बच्चे थे वो महीने भर बाद घर चले गए। बच्चा वहाँ घर पे नहीं गया, तो माता पिता ने तलाश की, बच्चा नहीं मिला। तो माता पिता ने बैंक से लोन लेके, क्योंकि गरीब आदमी, इकलौती संतान थी, आदिवासी परिवार था, पैसे थे नहीं, तो किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेके इन लोग बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। काफ़ी तलाश के बाद माता पिता ने सोचा कि ये बच्चा मर गया होगा, अगर जिंदा होता तो अब तक घर पे आ जाता। बच्चे ने, और बच्चा भी ऐसी जगह बंधक बनाया गया कि बच्चे ने सोच लिया कि अब मेरा जीवन नर्क बन चुका, मैं यहाँ से छूट नहीं पाऊंगा। वहाँ के कोई एडवोकेट है, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर हमारी आखिरी उम्मीद, आप हम आपसे एक उम्मीद लेके फोन कर रहे हैं। तो मेरे को अच्छा जवाब, मैंने कहा यार मैं आखिरी उम्मीद कैसे बन गया जनता की। अब आखिरी उम्मीद बनते तो वो तो मेरे तो ये मन में चोट लगी कि यार मैं अगर इन बच्चों की हेल्प नहीं कर पाया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैंने पूरी इंक्वायरी की, पता चला कि इस बच्चे को, मेरे को भी खुद को भी ढूंढने में 2 महीने लगे कि बच्चा कहाँ है। बच्चा लास्ट में गुजरात में जगह है वापी, वहाँ एक होटल में 10 महीने से बंधक बनाया हुआ था। हमारी टीम वहाँ भेजी, वहाँ रेस्क्यू किया, पता चला बच्चे का वहाँ नाम चेंज कर दिया गया, बच्चे को अलग नाम से रखा गया। बच्चा जिन कपड़ों में वहां गया था 10 महीने उन्हीं कपड़ों में उसने काम किया है। बच्चे के साथ मारपीट की गई, बच्चे ने 3 बार भगने की कोशिश की, लेकिन वो वहां के चुंगल से छूट नहीं पाया और वही एक तरह से अपना नारकीय जीवन जी रहा था। हमने इस बच्चे को रेस्क्यू किया, 10 महीने बाद वो ले जाके घर वालों को सौंपा। ये उस टाइम की न्यूज है। एक बैग लीजिए। पुलिस ने गुरुजी का लिया सहारा, तो बाल श्रमिकों की हुई स्कूल पे वापसी। ऐसा है सर, मैं शायद राजस्थान गवर्नमेंट का पहला सरकारी शिक्षक हूँ जिसको पुलिस डिपार्टमेंट में डेप्यूट किया गया। अच्छा, मतलब पुलिस टीम के साथ मेरे को मिलकर काम करना था, बाल श्रम, बाल मजदूरी रोकने के लिए। तो हमने क्या किया कि मैं 6 महीने तक मैंने पुलिस में काम किया। हमने ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई, क्योंकि देखो पहले मैं अकेला काम करता था, फिर जब पुलिस टीम में अपने पास पावर था तो काम अपने 10 गुनी ज़्यादा गति से तेज शुरू किया। हमने उस दौरान लगभग 2 से 3 महीने के अंदर 150-200 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया सर, जो बच्चे कहीं चले गए थे, क्योंकि हमारे पास पावर था और पुलिस कुछ भी कर सकती है और मेरे पास वहाँ का अनुभव था। तो हमने लगभग 6 महीने पुलिस में रह के ऐसे काफ़ी बच्चों की हेल्प की। बहुत अच्छे सर। इसके बाद की स्लाइड बताइए। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड लेते हुए दुर्गा राम सर दिख रहे हैं। सर वीडियो चलाइए। उदयपुर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा के शिक्षक श्री दुर्गा राम मुवाल
श्री दुर्गाराम ने अपने इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। बाल मजदूरी और बाल तस्करी से बच्चों को छुड़ाकर आज वो उन्हें स्कूल तक ले आए हैं। मेरा मेन यहाँ शिक्षक रूप में दायित्व बनता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा से जोड़ूं और शिक्षा से जोड़ने के बाद लड़के और लड़कियों दोनों को मेंटली और फिजिकल रूप से मैं स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ ताकि वो अपने भविष्य के लिए एक मजबूत कदम तैयार कर सके और उनको ज्यादा संघर्ष नहीं करना। आपने समुदाय के सदस्यों से चर्चा करके उन्हें शिक्षा के महत्व को इतने प्रभावी ढंग से समझाया कि जिसके परिणाम स्वरूप अब क्षेत्र के स्कूलों में बालिकाओं की संख्या में भी खासी वृद्धि हुई है। श्री दुर्गाराम को उनके निरंतर प्रयासों और अथक समर्पण के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री दुर्गाराम वाल राजस्थान। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। इसमें एक जगह पे मैंने देखा कि आप बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, तो ये भी आप सिखाते हैं। जी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर क्या होता है कि लड़कियों को प्राइमरी क्लासों के बाद पढ़ाई छुड़वा दी जाती है क्योंकि माता पिता को डर रहता है अकेली बड़ी बच्ची कहाँ जाएगी और कल ने वैसे ही बच्ची को वापस शादी करके दूसरे घर भेजना है तो हम इसके लिए क्यों खर्चा लगाएं। तो बालिकाओं को प्राइमरी एजुकेशन के बाद शिक्षा नहीं दी जाए उसमें पहला कारण होता है कि सेफ्टी। उन लोगों को डर लगता है कि बच्चे अपनी कैसे सुरक्षा करें। तो मेरी इच्छा होती है कि जो बच्ची जहाँ तक पढ़ना चाहती है उस तक वहाँ तक उसकी पढ़ाई की इच्छा पूरी करनी चाहिए, चाहे वो जॉब करे या नहीं करे, लेकिन उसको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार। तो मैं उन बच्चों से मिलता हूँ, उन बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, फिर उन बच्चों को कुछ ऐसी टेक्निक बताता हूँ आत्मरक्षा की। अगर उनके साथ कोई मनचला व्यक्ति हरकत करे या वो नाइट में अकेली जा रही हो, अगर एक दो लोग उसको घेर भी ले या कुछ गलत करने की कोशिश करे तो वो लड़की कम से कम अपना बचाव कर सके। सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद क्या कि बच्ची के मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अपना बचाव कर सकती हूँ। ये हमारा मकसद होता है सर। तो ऐसे तकरीबन कितनी बच्चियों को आपने ये सेल्फ डिफेंस सिखाया? अपने स्कूल की बच्चों को ही सिखाते हैं या फिर और भी बच्चे हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं? और भी बच्चे, जैसे मेरी स्कूल की बच्चियाँ होगी, आसपास की बच्चियाँ होगी, या कई बार कुछ स्कूलों में मेरे को इनवाइट किया जाता है सेल्फ डिफेंस के रूप में। अच्छा, गुजरात के एक दो स्कूलों में मेरे को बुलाया गया था कि आप बच्चों के साथ एक बार वार्तालाप कीजिए, बच्चों को सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती है उन चीज़ों को बताइए। तो मेरा प्रयास होता है, मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े तो नहीं है कि मैंने कभी इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हजारों की संख्या में मैंने बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाया। ये आपने पहले कहीं से सीखा या आप जानते थे या फिर इन बच्चों को सिखाने के लिए सीख के फिर बच्चों को सिखा रहे आप? देखो, मेरे को कुछ से इंटरेस्ट था अच्छा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, तो हर फील्ड में मैं काम करना चाहता था। तो जिन फील्ड का मेरे को नॉलेज नहीं था उनको मैंने सीखने की कोशिश की। मैंने खुद के कुछ इसमें डिफेंस के जो गुण है वो ईजाद किए कि अगर आपको इस टाइप की परिस्थिति आप कैसे बचाओ। और सेल्फ डिफेंस में थोड़ा बहुत कहीं से सीखा भी है, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सीखी हुई आप लागू। आपके साथ कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि कुछ डिफेंस के गुण अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से तैयार करता हूँ। या जैसा कोई बच्चा या बच्ची बोलती है सर ऐसी घटना ही हो तो क्या हो सकता है, तो मैं अपने हिसाब से, या कई बार जो सीनियर लोग हैं जो ये जानते हैं उनसे मैं कई बार सीख लेता हूँ और इन बच्चों को सिखाता हूँ। बहुत अच्छा सर। मैंने जाना कि आप ऑर्फन बच्चों को भी, बॉयज़ गर्ल्स जो भी है उनको भी आप हेल्प करते हैं, तो उनको किस तरह से हेल्प करते हैं सर? जो ऑर्फन बच्चे होते हैं सर, उनमें अगर बच्चा अनाथ हो गया, अब उसका कोई रखवाला नहीं है, और होता है क्या सर, गरीबी में ज़्यादा जो बच्चे गरीबी में अभाव में जीते हैं उनके फिर सार संभाल करने को नहीं होता। अगर उनका कोई परिवार का मेंबर भी होगा तो वो भी तो गरीबी में जी रहा है, तो वो अपने परिवार का पेट जब प्रॉपर नहीं भर पा रहा तो उन बच्चों को कैसे पालेंगे? सही। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे जो बच्चे ऑर्फन हो उन बच्चों को हम जहाँ से हमारी सूचना मिलती है वहाँ जाते हैं, उन बच्चों की सारी खाना खाने से लेकर रहना तक की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे बच्चा किसी भी एज का हो, ताकि बच्चा पढ़ाई कर सके और अपने जीवन को संवार सके। जिसमें हमारे पास 1.5 साल से लेके 18-20 साल तक के बच्चे हैं, जिनमें लड़कियां भी है, दिव्यांग भी है, जिनको हमने ऐसी व्यवस्था करते थे शिक्षा से जुड़ा। 1.5 साल से कह रहा हूँ, 1.5 साल के बच्चे से हमारे पास ये होता है रिसेंटली
जिसमें 3 बच्चे थे, एक बच्चा 1.5 साल का, एक 3 साल का, एक 4 साल का। वो बच्चे ऑर्फन नहीं थे, लेकिन ऑर्फन के जैसा जीवन जी रहे थे, माता पिता छोड़ के चले गए। हमारे को जब मैसेज मिला तो बच्चे ऐसे कीचड़ में पड़े थे, बच्चों के घर पे छत नहीं थी। 1.5 साल का बच्चा काफ़ी दिन से भूखा था। हम वहाँ देखा तो किसी पड़ोसी ने वो चावल फेंके थे जानवरों को खाने के लिए, वो चावलों को, वो जानवरों को फेंका हुआ खाना खा रहा था 1.5 साल का बच्चा। हमने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, पड़ोसियों से बात की और उन तीनों बच्चों को शेल्टर कराया और आज बच्चे बहुत खुश हैं और अपना जीवन आराम से जीते हैं। बहुत अच्छे सर। आप तो जो बच्चे या फिर जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उसके लिए भी कुछ करते हैं शायद, तो वो क्या बात है सर? सर, जागरूकता के अभाव में माता पिता को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे को जो बीमारी लगी है उसका इलाज भी है। क्योंकि अशिक्षित लोग हैं या जो ट्राइबल के लोग हैं वो ज़्यादातर झाड़ फूंक पे या भोपाओं पे इन पे विश्वास करते हैं। वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। साधु वाला जैसे उनमें अंधविश्वास की भावना होती है। कई बीमारियां ऐसी होती है कि वो तो अपना आप ठीक हो जाती है। अगर आपको किसी को वायरल हो रहा हो या बहुत ज़्यादा कुछ समस्या हो रही तो वो तो क्या है कि एक टाइम बाद आपकी बॉडी ऐसा अंदर से एंटीबायोटिक बना लेगी, अपना आप सही हो जाओगे। कुछ ऐसा की बीमारियाँ जिसमें मेरे पास ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके अलग तरह से हड्डियों का हड्डियाँ बढ़ रही है, पैरों की, बॉडी पर जगह जगह गांठें हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी टॉयलेट नहीं रुकती थी, बचपन से पूरे दिन टॉयलेट आना, कपड़े गंदे हो जाते थे। उनके माता पिता ने कुछ कोशिश भी की लेकिन कोशिश इसलिए नहीं प्रॉपर हो पाई कि वो कभी सिटी में गए ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को हम पहले ढूंढते हैं, भाई ऐसा कोई बच्चा हो जिसमें ऐसा बीमारी हो जो माता पिता इलाज नहीं करवा पा रहे, उन बच्चों को हम उनके घर से लेके आते हैं, फिर उनका हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। जितने दिन लगे उतने दिन की सब व्यवस्था हम कर रहे हैं, उनको लाना छोड़ना, उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था करना। तो हमारा ये मिशन काफ़ी समय से चल रहा है। बहुत ही अच्छे सर, बहुत ही अच्छे। यानी पूरी तरह से इंसान के रूप में मसीहा का काम आप कर रहे हैं सर, बहुत ही अच्छा सर। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो परम शक्ति के बच्चों की दुआएं हैं जो हम इतना काम कर पा रहे हैं। सर, दो आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। एक आम आदमी अगर ऐसी किसी तरह की हेल्प करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? देखिए सर, जरूरी तो नहीं कि ये जो काम हम कर रहे हैं आप उस तरीके से करो। हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है। हेल्प में जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो। मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हो, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं हो, लेकिन उसकी इच्छा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है तो वो अपने किसी ऐसे पड़ोसी बच्चे को पढ़ा सकता है शाम को 1 घंटा लगा के, जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो। या जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास अच्छा पैसा हो वो अपने अड़ोसी पड़ोसी या आसपास के ऐसे जो अभावग्रस्त बच्चे हो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर सकता है, उनको निःशुल्क कपड़े वगैरह की व्यवस्था कर सकता है, ताकि जो बच्चों की नीड है। देखो, मैं तो आज के टाइम पहली नीड मानता हूँ शिक्षा। सबसे बड़ी नीड तो पेट भरना है, लेकिन पेट तो चलो जो धरती पे पैदा हुआ उसको वो भगवान उसका पेट तो भरते ही भरते, भूखा तो कोई मरता नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे अभाव होते हैं कि गुजारा तो हो जाता है लेकिन वो एजुकेशन या कुछ अन्य आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाती। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप हेल्प किसी भी तरह की, चाहे उसकी आर्थिक मदद कर दीजिए, उसको शिक्षा से जोड़ दीजिए, अगर उसके पास किताबें नहीं उसको किताबें दिला दीजिए। अगर आपको लगे कि इस बच्चे में रियल में कोई टैलेंट है या इस बच्चे को कुछ करवाना है तो उस बच्चे को इस अच्छी स्कूल में भर्ती करवा दीजिए। वैसे सरकार ने आजकल 8वीं क्लास तक 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन कर रखी है, तो शिक्षा का इतना खर्चा है नहीं, लेकिन उन बच्चों को वहाँ से जोड़े रखना बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 कॉपी या पेंसिल खरीदने का पैसा भी नहीं होता सर, तो हम इस तरीके से उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छे। एक बात देखने वाली है कि सर ने जो कही उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पैसे दीजिए। इन लोगों को पैसे दे के हम अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। पैसे नहीं देने, उन्हें एजुकेशन देना है, शिक्षा देनी है, शिक्षा अपने पैरों पे खड़ा करना है। बहुत बहुत सही सर। आखिर में सर, आप आज हमारे ये जो बच्चे हैं इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप लोग सब अच्छे घरों से हो, आपके ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो आज आपने देखी है, लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप जिस भी फील्ड में जाओ, कम से कम आप ये एक प्रण कर लो कि हम हर साल ऐसे एक बच्चे की हर तरीके से मदद करेंगे जो बच्चा अभाव में जी रहा हो। या हम ऐसे व्यक्ति की मदद साल में एक अपना टारगेट बना लेना कि देखो
अच्छे परिवारों से हो, आपके पास घर वालों के पास भी कमी नहीं है, आपके पास भी कोई कमी नहीं है, और आप जब इंडिपेंडेंट हो जाओ अपने ऊपर के हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को ज्यादा लगता है कि सभी बच्चों में देशभक्ति की भावना है। हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या कई बार ऐसी जगह नहीं मिलती कि हम कुछ करें। तो आप ये कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड में जाओ तो वहाँ ऐसे अभावग्रस्त लोगों की हेल्प करो, या अगर आप अभी आपकी इच्छा है कि हम जिस भी स्टैंडर्ड में है और उसमें भी हमारी कुछ करने की इच्छा है, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो कोई छोटे बच्चे हो जो पढ़ाई में कमजोर हो, या उनके माता पिता उनको एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं दिलवा सकते, या उनके पास स्टेशनरी की या कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, उनको आप पैसा बेशक मत दीजिए। उनको आप शाम को अगर आपके पास समय हो तो 1 घंटा उसको पढ़ा दीजिए जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर हो। या जैसे आपके पास अपने जो स्वेटर वगैरह जूते वगैरह वो टाइट हो गए हो, छोटे हो गए, आप उन बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो पुरानी चीजें, लेकिन उस बच्चे को जिसको दोगे लिए उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है वो। ऐसे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हेल्प कर सकते हो। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो हर साल का आपको एक टारगेट होना चाहिए कि मैं एक बच्चे की जरूर मदद करूंगा, चाहे वो किसी भी तरीके से करो, चाहे आप उसकी शिक्षा के प्रति करो, चाहे उसको कोई छोटा बड़ा रोजगार दिलवाने की व्यवस्था करो, ये आपको जरूर करनी चाहिए। मैं ये संदेश मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत ही सही। क्या हम सर को वादा कर सकते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे? क्या हम कर सकते हैं वादा सर को कि हम ऐसा करेंगे? सुनाई नहीं दिया। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ये बच्चे सर आपसे वादा कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना वादा करने के लिए। मेरे मन में भी एक अलग एनर्जी आई कि देखो आज इन बच्चों के मन में भी कितने ऐसे लोगों के प्रति काम करने की इच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मैंने उम्मीद की उस पर आप खरे उतरे, और आपके अंदर जज्बा भी है, ये होना भी चाहिए। Now I would like to open the floor for questions from students. आप जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से तो पूछ सकते हैं। Anybody? जी सर, लीजिए। गुड आफ्टरनून सर, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है बंसी और मैं 12th कॉमर्स में पढ़ती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप ट्राइबल बच्चों को या रिमोट एरिया के बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और मोर ओवर अभी बात हुई कि ऑर्फनेज बच्चों को भी आप हेल्प कर रहे हैं, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली आपको गवर्नमेंट से कुछ भी सपोर्ट मिलता है या सब आप अपने आप से ही करते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा, पहली बार किसी ने पूछा है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर किया। देखिए मेरे को कहीं से हेल्प नहीं मिलती है। सबसे पहली हेल्प तो मैं जो मेरे को सैलरी मिलती है, मैं लगभग अपने साल भर की सैलरी में से 1 से 2 महीने की सैलरी इन बच्चों पे खर्च करता हूँ। उसके बाद कुछ लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जो इन बच्चों के लिए स्टेशनरी प्रोवाइड करवाते हैं, कपड़े प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एक जहाँ मेरा नेटिव पैलेस है, वहाँ की एक माहेश्वरी नृत्य मंडल से एक संस्था है, वो 2-3 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उस संस्था के द्वारा हम लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक का हर साल ऐसा डोनेशन करते हैं, जिसमें कपड़े और स्टेशनरी शामिल होता है। थैंक यू सर। मोरोवर जैसे कि हमारे सर ने आपको स्टेट किया कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं, और तो सब इन्हीं खतरों से खेलते कि आपको कभी ऐसा पल या ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी कि आपकी फैमिली खतरे में आ गई हो? देखिए सर ने आज नई उपाधि दी खतरों के खिलाड़ी है, तो सर का बड़पन है कि आप इस लायक समझ रहे हो। क्या मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं तो नहीं मानता अपने को, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन आपकी बात सही है, मैंने ये चीज़ें मेरे परिवार को कभी नहीं बताई, और मैं मेरी फैमिली को कभी भी पब्लिकली नहीं करता कि देखो सेफ्टी इशू जरूरी है। खतरा होता है लेकिन अपने लिए तो सभी जी रहे हैं। अगर जीना है तो दुनिया के लिए जो तो खुद जीना है, अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, वो बात है। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने बताया अबाउट गर्ल्स एंड ऑल, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि अगर कभी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाए या हमें ऐसा कुछ डाउट जाए किसी पे, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो हम हमारे बारे में कैसे अवेयर रहे, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए पहले तो आप लोगों को कुछ 2-3 नंबर याद होना चाहिए। पहले पुलिस का नंबर हो गया 100, फिर आपको एक चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था काम करती है जो पूरे इंडिया में, जिसका नंबर 1098 है, या अगर
इजी तरीके से याद करें तो 1098 उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन वहाँ का आपके पास नंबर होना चाहिए, या आपके जो पेरेंट्स में जो सबके नंबर आपके पास आपको याद होना चाहिए। ऐसी मुसीबत में हो तो आप पहले अपने पेरेंट्स को कॉल कर दीजिए, या आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार उसको कॉल कीजिए कि भाई हमारे साथ ये मुसीबत हो गई है। अगर आपको लगे कि ऐसा कोई आपके पास फ़ोन वगैरह की सुविधा नहीं है, आप मुसीबत में हो, तो सबसे पहले आपको ऐसी सेफ जगह अपने आप को भागना है जहाँ ज़्यादा भीड़ हो। आप उस भीड़ में शामिल हो जाइएगा, अकेले मत रहिएगा। चाहे आपकी एग्जाम छूट रही है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा इश्यू है आपका सेफ्टी इश्यू। तो आप उस भीड़ में शामिल हो जाइए या भीड़ में चले जाइए, ताकि जो भी आपके पास ऐसा कुछ घटनाएं घटित करने वाले व्यक्ति है वो आपके नज़दीक नहीं आ पाएंगे। और या कुछ आप अपने हिसाब में या कहीं ऐसी कुछ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लीजिए कि एक दो लोगों से आप खुद निपट सकें। सबसे बड़ी बात है कि मन में आप कॉन्फिडेंस रखिएगा। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मन में आत्मविश्वास होना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। Good afternoon, sir. Jai Shri Krishna. I am Harshitiba Jadeja and I am from 11th Humanities. Sir, I want to ask about what are the future goals you want to achieve in your further life? थोड़ा हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में हाथ ना बोलेंगे। Sorry, sir. Like आप अपने फ्यूचर में ऐसे कुछ गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं? Like आप इस कार्य को अभी फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं और क्या करते हैं? देखो, जब ये मैंने कार्य शुरू किया तब भी मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था कि मेरे को इस पे काम करना है, क्योंकि मेरे को सरकार ने अपॉइंट किया था एजुकेशन के लिए। वो मैं काम बखूबी बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब मेरा जब इन बच्चों से मिलता हूँ तो एक ही गोल है कि मैं पूरा जीवन इन बच्चों के लिए मेरा जीवन समर्पित है। इन बच्चों को मैं ऐसी कंडीशन या ऐसी परिस्थितियाँ से निकाल के ऐसा इनकी लाइफ या इनको जीवन को ऐसा सेट करूँ कि बच्चा जो जिन परिस्थितियों में जी रहा है उनसे उबर सके और अपनी लाइफ को आराम से जी सके। और इन बच्चों के लिए मैंने कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है। जैसे कोई बच्चा ऑर्फन है या जिसके माता पिता नहीं है या जो बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, उनका मैं इलाज करवा रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता को मैं जागरूक कर सकूँ या बच्चों में या माता पिता में अवेयरनेस ला सकूँ, ताकि ऐसी परिस्थितियाँ धीरे धीरे कम हो जाए। और हमने इनके लिए कुछ प्लानिंग सोच रखी है, वो जब होगा तब आपके सामने आ जाएगी। Thank you so much, sir. हेलो सर, गुड आफ्टरनून एंड जय श्री कृष्ण। मेरा नाम वरुण राय कंगोर है, क्लास 12 सीबीएसई में पढ़ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा जो अनाथ बच्चे उनकी आप मदद कर रहे हो, तो जो बच्चे जो मानसिक रूप से शोषण नहीं होते उनका आपका क्या योगदान है उसके ऊपर? देखिए, जो आपने बोला कि मदद आप करो, मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। मदद करवाने वाली वो परम शक्ति है, वो करवा रही है। हम कौन होते हैं मदद करने वाले? क्योंकि खुद उस परम शक्ति के बच्चे हैं, मदद वो कर रही है। हम तो एक बीच में छोटा कोई माध्यम मान लीजिए कि हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास जो जिस तरीके का बच्चा आता है मैं उसी तरीके से उसके लिए व्यवस्था करता हूँ। अगर कोई बच्चा अंधा आ रहा तो उसके लिए अंध विद्यालय खुले हुए वहाँ की व्यवस्था करता हूँ। कोई बच्चा सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, तो उसके लिए भी है। पहले उन बच्चों का मेडिकल बनवाता हूँ कि उस बच्चा किस कैटेगरी का है। उस कैटेगरी के हिसाब से अगर कई बच्चे मंदबुद्धि वाले, हमारे पास अभी एक केस आया हुआ है मंदबुद्धि का, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों से संबंधित जो स्कूल होती है उसकी या जो कोई संस्था उनके लिए काम करती है या जैसे ऐसे कोई सरकार ने उनका उपक्रम चल रहा हो, तो मैं वहाँ ले जाके उन बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करता हूँ और जितना हो सकता है अपने से और ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ। किधर? गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ कृषा भट्ट, मैं 12वीं कक्षा कॉमर्स से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब पुलिस ने आपको उनकी साथ जुड़ने को जो मतलब बोला, तो आप उनके साथ क्यों नहीं जुड़े? देखिए, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस ने मेरे को परमानेंट नहीं जोड़ा था, कुछ टाइम पीरियड के लिए जोड़ा था ताकि वो पुलिस मेरी कार्यशैली को समझ सके कि मैं पुलिस से अलग होकर मतलब अकेला इंडिविजुअल ये काम जो कर रहा हूँ, वो अगर पुलिस के पास उस चीज़ों का थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए तो ये काम अच्छी तरह से हो सकता है। और पुलिस के साथ मैंने 6 महीने काम किया था। अब जुड़ने का ऐसा है कि अगर पुलिस परमानेंट जोड़ना चाहे तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं, मैं तो तैयार हूँ। ओके सर।
है आपके कैलीग्राफी जो लेते हैं सर, वो एक्चुअली सर के फ्रेंड है, तो स्पेशली ही केम टू मीट हिज फ्रेंड, इसलिए थैंक यू। बट इनिशिएटिव लिया और वो आपसे बात करने के लिए, है ना, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो पहले भी बात हुई थी कि इंडियाज यूथ, आप लोग यूथ हो, है ना, आप जागरूक होगे तो देश डेफिनेटली बदलेगा। सर इन बच्चों की ओर से 2 सवाल, मतलब मैं पहला सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए फैमिली टाइम, सर आप कैसे दे पाते हो फैमिली टाइम? देखिए लिए फैमिली टाइम में बहुत कम दे पाता हूँ। 10 साल हो गए मैंने कभी संडे की छुट्टी नहीं मनाई। 10 सालों से मैंने कभी संडे की, रविवार की छुट्टी नहीं मनाई आज तक का। 10 सालों के अंदर मैं मेरी फैमिली से बहुत कम मिल पाता हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ परम शक्ति का कि मैं ऐसे परिवार से हूँ कि परिवार वाले मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। वो यही बोलते हैं कि बेटा तो तेरी सेफ्टी का ध्यान रखना, बाकी ये काम तो अगर तूने मिशन बनाया तो काम तो तेरे को कंप्लीट करना ही है। फैमिली का फुल सपोर्ट मिलता है और फैमिली भी कुछ समझदार है कि वो कभी ऐसे कंप्लेंट नहीं करते कि आप हमें टाइम कम दे रहे हो। अब सोच लीजिए जब मैं संडे भी नहीं मना पा रहा हूँ तो बाकी छुट्टियों का तो मेरा कोई मायने नहीं है। अभी हमारे 4-5 दिन की छुट्टियाँ थी राजस्थान के अंदर स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं उन छुट्टियों में घर नहीं जा पाया, बस इन बच्चों के लिए उस पूरे इलाके में घूमता। जब भी मेरी छुट्टी आती मैं उस पूरे इलाके में घूमता हूँ ऐसे बच्चों से मिलने के। देखिए आज तो सबके पास सेम ही है, 6 घंटे की मेरी एजुकेशन ड्यूटी है। उसके बाद जितना भी समय मिलता है मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करता हूँ। कई के बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मैं 2-2 दिन तक सो नहीं पाता, ऐसी भी कंडीशन आई है। कई बार मेरे को 1-2 दिन तक बिना खाए भूखे प्यासे भी ये काम करना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि मैं जो काम जो ये टास्क हाथ में लिया उसको कंप्लीट करके ही दम लूँ। तो मेरे लिए 24 आवर्स ही वही आप लोगों के लिए, लेकिन मैं 24 घंटे भी कई बार कम पड़ जाते हैं। कई के बार 2-2 दिन तक जागना पड़ता है इन कामों के लिए। बच्चों के लिए बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे टाइटल जो आप पढ़ रहे हो नेशनल अवार्डी, मेहनत करने से ही कुछ टाइटल मिलता है हमें। सब कहीं ऐसे दिन आए होंगे कि जहाँ पे आप फर्स्टेड हो गए, मतलब वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है तो फर्स्टेड, तो अपने आप को तब आप कैसे संभालते हो? देखिए मेरे को ऐसा कोई दिन मिला ही नहीं कि जो मेरे को फर्स्टेड होने का या सोचने का मौका मिला। मैं बताऊं आपको, मेरे को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं अपने बारे में सोचूं या मेरे को कोई चीज़ के बारे में मौका मिला हो कि यार मैं आज थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, मैं फर्स्टेड हो गया, थोड़ी टेंशन होगी या हेडेक होगी। कभी मौका ही नहीं मिला मेरे को चीज़ें सोचने का। और आप जो अवार्डी की बात कर रहे हो, ये उन बच्चों की दुआएं और परम शक्ति का आशीर्वाद है जिससे हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमें ये हमारे कार्यों को एक वेरिफिकेशन, एक उन पे स्टाम्प लगाया कि आपके कार्य वैलिड है, आप इन कार्यों को आराम से कर सकते हो। तो ये हमारे लिए अवार्ड नहीं होकर हमारे कार्यों का एक सत्यापन है, ताकि हम इन कार्यों को कई गुना ज्यादा मेहनत से अच्छी तरीके से कर सकें। सब कई जगह पे फ्री है इसलिए ये सोच पा रहे, सर वो जगह पे फ्री नहीं है इसलिए वो सोच आती नहीं है। पर शायद सर मैं 3 वर्ड जोड़ना चाहूंगी कि आगे जाने के लिए। एक होगा पेशेंट, तो आप शायद अग्री करोगे कि हाँ पूरा पेशेंट है जी। दूसरा है पेशेंस, बहुत धीरज है सर। एंड तीसरा है सर डाउन टू अर्थ, आप बहुत हम्बल हो। तो शायद ये 3 चीजें चाहिए कुछ हमें आगे, बहुत आगे जाने के लिए। जी बिल्कुल, देखो इन चीज़ों का होना जरूरी है, क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि आपको कुछ अलग करना हो तो वेट एंड वॉच। कई बार अपन उतावलापन हो जाते हैं, यार बस पता नहीं कब होगा यार, लेकिन कुछ काम में ऐसे होते हैं कि आपको धीरे रखना पड़ता है। मेरा खुद में ही उतावलापन जाता है, मैं भगत सिंह होते हुए मेरे को टाइम नहीं लगता। कई बार ऐसे मैटर आते हैं कि जल्दी से अंदर का भगत सिंह जग जाता है, लेकिन कई बार चीज़ों का पेशेंस रखना पड़ता है कि मैं कई बार इन चीज़ों के अपने उतावलेपन के कारण कई बार कई मामलों में फंसा भी हूँ। तो धीरे धीरे इन चीज़ों का होने लग गया कि यार देखो काम तो जो होना है वो होके रहेगा, इससे अच्छा उसमें पेशेंस लाओ। पेशेंस लाओ मतलब आराम से उसको धैर्य से काम करो। अगर अपन किसी काम को धैर्य से करेंगे तो वो अच्छी तरह काम हो पाएगा और 100% उसका रिजल्ट मिलेगा।
बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो आप अभी मेरी कल ही परीक्षा पे चर्चा पे बात हुई थी, जो मोदी जी का प्रोग्राम चलता है परीक्षा पे चर्चा, उसमें मेरे को इनवाइट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी बोर्ड की या स्कूल की एग्जाम दे तो उन एग्जाम को एक फोबिया या इस एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। वो आपकी एग्जाम उस समय तक या उस वर्ष में जो आपने जो ज्ञान अर्जित किया उसकी परीक्षा है, न कि आपके जीवन की परीक्षा हो रही है। इसलिए आपको बेफिक्र होकर एग्जाम देना है। एग्जाम की कुछ ऐसी रणनीतियां आपको अपनानी है जिसको आप शुरू से ही अपना टाइम टेबल बना के लागू कर सकते हैं। पेपर सोल्व करने की पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अधिकांश क्या देखते हैं कि बच्चे की जब एग्जाम आती है तो माता पिता भी टेंशन में, बच्चा उनसे ज़्यादा टेंशन में हो रहा है। माता पिता को समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को क्या खिलाए क्या पिलाए। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनके पास खाने का भी कुछ नहीं होता, वो बच्चे भी मेरी टॉप कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपने लाइफ को ऐसी बैलेंस बनाना है, पढ़ाई को फोबिया नहीं बनाना, उसमें रुचि लीजिए। आप उसको कोई भी काम करो उसको एंजॉय कीजिए। अगर आप किसी काम को एंजॉय करेंगे तो आपको बर्डन नहीं लगेगा और उस काम को करते जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये काम कब पूरा हो गया। तो आप हर काम को एंजॉय करना सीखिए और एग्जाम को कभी बड़ा हावी नहीं होने दीजिए। ये एग्जाम आपके जीवन की नहीं हो रही, आपके उस ज्ञान की हो रही है जो आपने इन दिनों में या इन चंद महीनों में प्राप्त किया उसकी। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। एक टीचर से गुरु तक की जर्नी की है आपने सर, सच में। तो टीचर में और एक गुरु में क्या फ़र्क होता है वो आपने बहुत अच्छे से आज हमें समझाया, बच्चों को समझाया। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज आप यहाँ पे हमारे साथ आए, यहाँ पे बच्चों से आपने बात की और बच्चों की तरफ से, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से हम तो बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, एक मंच उपलब्ध कराया, ऐसे बच्चों से मिलने का मौका मिला और बच्चों की कुछ जिज्ञासा थी मैं वो उसका समाधान करने की कोशिश कर सका। और जो बच्चों, मैंने आपसे ये एक निवेदन है मेरा कि जो बातें बताई उन पर कुछ पे आप अमल कीजिए। देखिएगा आपको लाइफ में अपना आप ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके पास। हो सकता है कि सारी बातें में आपके लिए लागू नहीं हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कुछ चीज़ों को आप इम्प्लांट कीजिएगा, आपको खुद को मजा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जेएस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। कुछ सर आपका भी ज़्यादा धन्यवाद कि आपने पता नहीं ऐसी खबरें कहाँ से कुरेद के न्यूज़ लेके आए हो जो मेरे को आज बताने पे मजबूर कर दिया, जो चीज़ें मैंने नहीं बताई थी किसी को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। Thank you so much, sir. Again, a very huge round of applause. सर, हमने रियल लाइफ हीरो बहुत देखे हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पे हॉल में रियल लाइफ हीरो को महसूस किया है। I must say, he works hard, but most importantly, he works by heart. आपके लिए मैं 2 लाइन बोलूंगा। धन्य हुई आज जीआईएस की धरती, मिट गए सारे अंधियारे। धन्य हुई आज जीआईएस की धरती, मिट गई सारे अंधियारे। आपको मिलके इतनी हिम्मत मिली, आपको सदा खुश और सेफ रखे ईश्वर हमारे।